हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डेटा टाइप्स डेटा का प्रकार बताने वाले। स्टूडेंट, डेटा हमारा अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि पूर्णांक नंबर। इसके अंदर हम पूर्ण नंबर स्टोर करवाते हैं, जैसे कि 10, 15, 20। ये सब कैसे हैं हमारे? ये हमारे पूर्णांक नंबर हैं। एक डेटा होता है हमारा दशमलव नंबर्स, मतलब पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि 50.56, 50.678, इस तरीके के मतलब पॉइंट्स वाले नंबर। एक डेटा होता है हमारा कोई कैरेक्टर, जैसे ABC, जिस तरीके के कोई स्पेशल कैरेक्टर, @ हैज, एक्सक्लेमेटरी साइन, इस तरीके के कुछ सिंबल्स हैं, ये सब मुझे स्टोर करवाने हैं, तो ये होते हैं कैरेक्टर्स। आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपका नाम, ये हो गया स्ट्रिंग के अंदर। तो मतलब अलग अलग प्रकार का डेटा होता है। तो अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए हम अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम डेटा टाइप्स को पढ़ना। स्टूडेंट, डेटा टाइप का अर्थ वेरिएबल में संग्रहित होने वाले डेटा के प्रकार से है, अर्थात वेरिएबल में किस प्रकार का मान संग्रहित किया जाएगा। मतलब स्टूडेंट, जब भी आपका कोई डेटा होता है, उसको अगर आप प्रोग्राम में उपयोग करना चाहते हो, तो आपको डेटा को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट, ये अब हम पढ़ चुके हैं। तो उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू अगर हमको स्टोर करवानी है, तो पहली बात बतानी पड़ेगी कि उस वेरिएबल किस प्रकार का है, उस वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू या किस प्रकार का मान स्टोर होगा। उसी के अनुसार हम उस वेरिएबल का डेटा टाइप का निर्धारण करते हैं। तो डेटा टाइप का अर्थ क्या हो गया? वेरिएबल में संग्रहित होने वाला डेटा का प्रकार। मतलब डेटा का जिस प्रकार का डेटा होगा, उस प्रकार का वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा। अगर हमारा डेटा पूर्णांक नंबर का है, इंटीजर नंबर्स का है, तो हमको इंटीजर प्रकार का डेटा टाइप वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार डेटा टाइप उपयोग लाना पड़ेगा। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बात करूं, तो साधारण अर्थों में प्रोग्रामिंग के दौरान जब हम कोई वेरिएबल की घोषणा करते हैं, मतलब वेरिएबल कोई बनाते हैं, तो उसको डिक्लेयर करते हैं, तब आपको कंपाइलर को यह बताना होगा कि आप वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। इससे कंपाइलर उतनी ही मेमोरी उस वेरिएबल को कंप्यूटर मेमोरी से प्रदान करता है। स्टूडेंट, अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप के लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर के अंदर निर्धारित की गई है। अगर आपने इंटीजर प्रकार का डेटा उपयोग में लाया हो, तो उसके लिए अलग मेमोरी है। अगर आपने दशमलव संख्या स्टोर करवानी है, तो उसके लिए अलग मेमोरी है। तो आपको जिस प्रकार का डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी हमने एलोकेट करवाई गई है। तो जब भी हमें कोई डेटा स्टोर करवाना होता है किसी वेरिएबल के अंदर, तो उस वेरिएबल के डेटा के प्रकार को हमको बताना होता है। उसके अनुसार ही कंपाइलर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर उस वेरिएबल के लिए मेमोरी का निर्धारण करता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि डेटा टाइप के कितने प्रकार होते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें आप देख सकते हो डेटा टाइप्स इन सी। इसके अंदर हम बेसिकली 3 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप, जिसको आप बेसिक डेटा टाइप कह सकते हो, फंडामेंटल डेटा टाइप कह सकते हो, या प्रिमिटिव डेटा टाइप कह सकते हो। एक होते हैं आपके डेराइव डेटा टाइप, जो मतलब कि इन्हीं डेटा टाइप से मिलकर के हम बनाते हैं। एक होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो हम अपनी ओर से बनाते हैं, तो जिनको मतलब आप जब कंप्यूटर पर काम करोगे, आप अपनी हिसाब से कोई डेटा टाइप का निर्धारण करोगे, तो वो होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्टूडेंट्स, डेराइव डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में बात हम बाद में करेंगे। अभी हम इन सभी बेसिक डेटा टाइप जो हमारे, इनके बारे में बात करेंगे। बेसिक डेटा टाइप हमारे टोटल इसमें 4 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं: इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और वॉइड। एक डबल होता है जो भी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक डेटा टाइप से। स्टूडेंट, बेसिक डेटा टाइप जैसे पता है, मैंने 4 प्रकार के बताए अभी: इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है, और बताया वॉइड। वॉइड के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी हम देखते हैं बेसिक डेटा टाइप के बारे में। बेसिक डेटा टाइप का उपयोग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो कंप्यूटर की, उन सबके अंदर हम इन बेसिक डेटा टाइप का उपयोग करेंगे। इनको 3 भागों में बांटा गया है: इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और कैरेक्टर डेटा टाइप। इंटीजर में कैसे आएंगे? पूर्णांक नंबर, जो भी हमारे पूर्णांक नंबर होते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो पूर्णांक नंबर आएंगे इंटीजर डेटा टाइप में। फ्लोट में आते हैं दशमलव वाली संख्याएं। अब दशमलव वाली संख्याएं आती हैं, तो पॉइंट्स के बाद हमको कितने हाई प्रिसीजन तक वैल्यूज चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद हमको 6 वैल्यू तो फ्लोट में आ जाती हैं, 6 से भी ज्यादा चाहिए तो उसके लिए डबल होता है।
आगे चाहिए और लॉन्ग डबल होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप होते हैं फ्लोट के अंदर भी। और कैरेक्टर है, कैरेक्टर में एक ही अक्षर है या एक से ज्यादा अक्षर है तो उसके लिए कैरेक्टर होता है, एक स्ट्रिंग होता है, तो वो आ जाएंगे कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर। इसके बाद में स्टूडेंट जब भी ये तीन बेसिक डेटा टाइप होते हैं इनके साथ कुछ मॉडिफायर्स भी होते हैं, जैसे कौन कौन से, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। ये आपको बताऊंगा क्या होता है। बेसिक डेटा टाइप सामान्यतः सबसे ज्यादा उपयोग में किए जाते हैं। इनके साथ विभिन्न प्रकार के मॉडिफायर का उपयोग किया जाता है जिन्हें इनके नाम से पहले लिखा जाता है। मॉडिफायर निम्न प्रकार के होते हैं जैसे कि साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। अब स्टूडेंट क्या होता है कि जितने भी ये बेसिक डेटा टाइप होते हैं इन सबकी रेंज निर्धारित की गई है। सबकी क्या होती है, रेंज। जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप है बेसिक वाला, बेसिक इंटीजर डेटा टाइप होता है, जो बेसिक इंटीजर डेटा टाइप होता है उसकी रेंज होती है -32,768 से लेकर +32,767 तक। अब इससे ज्यादा की रेंज चाहिए तो हमको आगे लॉन्ग लगाना पड़ेगा। अगर हमारा काम इस रेंज से भी कम में हो रहा है तो हमको आगे शॉर्ट लगाना पड़ेगा। अगर हमको माइनस वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं है, हमको सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही चाहिए, तो अनसाइंड हो जाएगा वो, मतलब कोई साइन की जरूरत ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट साइन कैसा होता है, प्लस में होता है। अगर हमको वैल्यू चाहिए माइनस में तो हम साइन ले सकते हैं। मतलब कि जिस प्रकार का डेटा हमारा है अगर हम उसको भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहे, उसको भी प्रतिबंधित करना चाहे तो हम इस प्रकार के मॉडिफायर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इन मॉडिफायर का उपयोग नहीं करते हो, सिंपल तरीके से यूज करते हो, तब वो प्लस और माइनस दोनों में काम करेगा और जो उसकी रेंज है वो उतनी ही रहेगी। रेंज को घटाना और बढ़ाना हो तब हम शॉर्ट और लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्लस और माइनस के अंदर हमको वैल्यू देनी होती है तब हम साइन और अनसाइन का उपयोग करते हैं। ये मैं धीरे धीरे आपको आगे प्रोग्राम के जरिए भी बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहला बताया था मैंने आपको इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप का उपयोग हम किसी भी पूर्णांक नंबर को स्टोर करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए -2, 5। अब ये -2 हो गया, 5 हो गया, कैसे पूर्ण अंक है, चाहे वो वैल्यू बताए भले माइनस में लेकिन है तो पूर्ण अंक। तो पूर्ण अंक को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। स्टूडेंट दो, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 बाइट्स। अगर मैं बात करूं बिट में तो एक बिट के अंदर 8 बाइट होते हैं। सॉरी, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने? एक बाइट में 8 बिट। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं बिट के अंदर तो कितनी हो जाएगी? 16 बिट। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो टेबल बनाई हुई है इन सब की, उसमें ये सब दिया हुआ है बिट के अंदर, मैंने यहाँ लिखा है बाइट्स में। तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट, तो ये 2 बाइट मतलब 16 बिट हो गए। इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स की जगह लेता है, मतलब 16 बिट्स की जगह लेता है। अगला है फ्लोट, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग डेटा टाइप का उपयोग हम किसी भी डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए -42.25, 34.4, मतलब साइंड और अनसाइंड दोनों ही, चाहे वैल्यू माइनस में हो चाहे प्लस में हो। मतलब जब भी हम कोई पॉइंट्स वाले नंबर को हमको अपने प्रोग्राम में उपयोग करना होता है दशमलव संख्या के लिए, हम फ्लोट डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह लेते हैं। स्टूडेंट इंटीजर लेते हैं 2 बाइट्स 16 बिट्स, और ये उसके डबल मतलब 4 बाइट्स की जगह लेते हैं, मतलब कि 32 बिट्स की जगह लेते हैं। फ्लोट डेटा टाइप में दशमलव के बाद 6 अंक तक स्टोर कर सकते हैं, मतलब दशमलव के बाद आप 6 अंकों तक इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। पॉइंट्स के बाद टोटल 6 अक्षर आएंगे। ये कल हमने प्रोग्राम के अंदर देखा था। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर क्या होगा? कैरेक्टर डेटा टाइप का उपयोग हम किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए करते हैं। कोई भी अगर कैरेक्टर है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई अल्फाबेट कैरेक्टर हो, चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे कोई नंबर हो, कोई भी कैरेक्टर हो, अगर उसको हम कैरेक्टर के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो कैरेक्टर के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? कैर। इसको हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जब भी कोई कैरेक्टर होता है उसको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। सिंगल कोट्स में हमने कोई भी कैरेक्टर लिखा है, कोई भी स्पेशल सिंबल लिखा है, कोई अल्फाबेट लिखा है, कोई नंबर लिखा है, तो क्या किस श्रेणी में आएगा? कैरेक्टर की श्रेणी के अंदर आएगा। ठीक है, यह डेटा टाइप मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट की जगह लेता है। ठीक है, इसका ये एक और भाग होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसमें लिखते हैं? डबल कोट्स के अंदर। कैरेक्टर में सिर्फ हम एक कैरेक्टर लिखते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिंपल पढ़ेंगे कैरेक्टर। अगला है हमारा डबल। स्टूडेंट डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर का ही भाग है। इस फ्लोट के अंदर हम दशमलव के बाद 6 अंक स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम दशमलव के बाद 17 अंक तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि इस फ्लोट डेटा टाइप की प्रिसीजन को बढ़ाना हो, मतलब कि
इसकी शुद्धता को और ज्यादा बढ़ाना हो, पॉइंट्स के बाद हम जितने ज्यादा नंबर्स लेते हैं हमारा नंबर उतना ही ज्यादा शुद्ध होता जाता है। तो इसकी शुद्धता को बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं डबल की। डबल मेमोरी के अंदर 8 बाइट जगह लेता है, मतलब 64 बिट्स। ठीक है, एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट। तो 8 इंटू 8 कितने हो गए? 64 बाइट्स। डबल डेटा टाइप में हम दशमलव के बाद 17 अंक तक स्टोर कर सकते हैं। डबल डेटा टाइप मेमोरी में 8 बाइट्स की जगह लेता है। स्टूडेंट अब आपको मैं एक टेबल बताता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर मैंने डेटा टाइप और उसके साथ में उनके मॉडिफायर उनका भी उपयोग किया है। स्टूडेंट ये मैंने बात की है कैरेक्टर की। कैरेक्टर कितनी लेता है मेमोरी में? 1 बाइट साइज। किसमें? मैंने बताइए बाइट्स के अंदर 1 बाइट मतलब 8 बिट। इसकी रेंज कितनी होती है? -128 से लेकर +127 तक। स्टूडेंट टोटल मिलाकर हमारे कंप्यूटर के अंदर 256 कैरेक्टर्स होते हैं। और 256 कैरेक्टर्स के अंदर अगर हम अनसाइंड की बात करते हैं, मतलब कैरेक्टर से जो माइनस और प्लस दोनों में आ जाए, तो हम उसकी रेंज हो जाएगी -128 से +127। मतलब अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे टोटल मिला कितने हो जाएंगे हमारे? 256। अगर इसमें जीरो भी शामिल होगा। अगर अनसाइंड, अगर मैं इसमें कोई साइन नहीं लेता हूँ तो कैरेक्टर अनसाइंड कैरेक्टर कितने हो जाएंगे? 0 से लेकर 255। तो साइन लूंगा तो -128 से लेकर 127। कैरेक्टर जो भी होगा मेमोरी कितने बाइट लेगा? 1 बाइट का स्थान ले लेगा। आगे है इंटीजर। इंटीजर के हम लिखते हैं INT। इसकी साइज कितनी होती है मेमोरी के अंदर? 2 बाइट की। इसकी रेंज होती है -32,768 से लेकर प्लस के 32,767 तक। इससे बड़ा नंबर अगर आप लोगे तो वो प्रोग्राम हमारा एक गार्बेज वैल्यू बताएगा। गार्बेज वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती। इसको भी मैं आपको प्रोग्राम के रूप में प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ। अगला है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड मतलब कि अनसाइंड, इसमें कोई हमारा कोई साइन नहीं होगा, मतलब सब प्लस की वैल्यू होगी। तो हमारी इसकी रेंज बढ़ जाएगी और जाएगी 0 से लेकर 6535 तक। साइंड है तो -32,768 से लेकर 32,767 तक। साइंड के अंदर तो प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगी। तो ये होगी रेंज। शॉर्ट इंटीजर, मतलब इंटीजर की जो रेंज है हमको कम, जैसे कि हमको कोई बड़ा नंबर चाहिए ही नहीं, हमको शॉर्ट इंटीजर चाहिए। तो उसकी रेंज, उसकी साइज कितनी लेगा? वो 1 बाइट। और उसकी रेंज जाएगी -128 से लेकर 127 तक। लॉन्ग इंटीजर की बात करूँ, अगर मुझे इस 32,767 से भी ज्यादा कोई बहुत बड़ा नंबर चाहिए, अगर मुझे किसी के फोन नंबर स्टोर करवाना है, तो आप जानते हैं फोन नंबर 10 अंकों का होता है, तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर मुझे फोन नंबर किसी के स्टोर करवाना है तो मुझे लॉन्ग इंटीजर का उपयोग करना पड़ेगा। लॉन्ग इंटीजर की जो मेमोरी में साइज होती है वो होती है 4 बाइट और उसकी रेंज होती है वो -2 की पावर 31 से लेकर +2 की पावर 31 -1 तक। उसके बाद फ्लोट, ये भी मेमोरी में 4 बाइट लेता है। इसकी रेंज और ज्यादा पॉइंट्स के बाद बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो ई का इस्तेमाल किया। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल नंबर, मतलब कि पॉइंट्स के बाद जब नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है हमारा, तब हम इस्तेमाल करते हैं ई का। उसके बाद डबल। डबल जो मेमोरी लेता है 8 बाइट और बाद में लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल लेता है मेमोरी के अंदर 10 बाइट। जो ये स्टूडेंट लॉन्ग है, लॉन्ग जो होता है ये लेता है 2 बाइट्स। अब इंटीजर के साथ जोड़ा तो कितना हो गया? 2 और 2 4 बाइट। तो इंटीजर हमारा 2 बाइट्स लेता है। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स, लॉन्ग डबल हमारा 10 बाइट। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ कैरेक्टर थे अपने मॉडिफायर्स के साथ में। इसका मैं इस्तेमाल अभी आपको प्रोग्राम में करके भी बताऊंगा। स्टूडेंट इसके अलावा हमारा एक डेटा टाइप और होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है, आपने देखा होगा वॉइड मेन। मैं जब भी मेन फंक्शन करता हूँ उसके आगे क्या लगाता हूँ? वॉइड। तो वॉइड डेटा टाइप का इस्तेमाल हम अक्सर प्रोग्रामिंग में करते हैं। वॉइड का मतलब नल वैल्यू होता है। नल वैल्यू से मतलब ऐसी वैल्यू जो कुछ है ही नहीं, मतलब नथिंग, जहां पर कुछ भी नहीं है। नल मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वैल्यू से होता है, अर्थात वॉइड में कोई वैल्यू नहीं होती है। वॉइड डेटा टाइप को उन स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है जब हमें वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे कि हमको पता ही नहीं कि वैल्यू क्या होगी, हमको वैल्यू के बारे में, मान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, डेटा के बारे में पता नहीं है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं नल का। इसे फंक्शन के साथ उपयोग किया जाता है। जनरली आप जब भी आप देखोगे तो वॉइड का इस्तेमाल हम हमेशा फंक्शन के साथ में ही करेंगे। जैसा कि आपने देखा वॉइड मेन, मैं हमेशा मेन फंक्शन के साथ में वॉइड लगाता हूँ। इसके बाद में जब हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे, हम अपनी और से कुछ फंक्शन बनाएंगे उसके साथ भी हम वॉइड लगाएंगे। तो वॉइड का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार की वैल्यू का ना होना, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तब आप उसका रिटर्न टाइप वॉइड डिफाइन, मतलब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तब उसका हम रिटर्न टाइप लिखते हैं वॉइड। स्टूडेंट ये फंक्शन क्या होते हैं, ये रिटर्न टाइप क्या होते हैं, इसको आप अभी के लिए छोड़ दो, आगे हम इसको पढ़ेंगे। और स्टूडेंट अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब वो मैं आपको सभी डेटा टाइप्स का इस्तेमाल प्रोग्राम के रूप में करके बताऊंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं सी एडिटर की तरफ।
ये हमारा सी का एडिटर है जहाँ पर हम सारा कंप्यूटर प्रैक्टिकली कर देखेंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार न्यू ओपन कर दूँ, ये एक बार मान लिया इसके साथ हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो भी मैंने आपको अभी डेटा टाइप बताए थे उन सभी को आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले क्या एडिट करते हैं, हेडर फाइल्स। तो हैज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हो गई। उसके बाद में सेकंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h। पहले जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h और दूसरी हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट, इन दो हेडर फाइल्स को हम ऐड करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है मेन एंट्री पॉइंट प्रोग्राम का, वो हमारा मेन फंक्शन। इससे आगे हमने वॉइड लगाया है क्योंकि हमारा कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब हम आते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हम, सबसे पहले लगाएंगे CLR SCR। ठीक है, ये क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है और इस फंक्शन की परिभाषा इस conio.h फाइल के अंदर होती है। अब मैं आपको अलग अलग प्रकार डेटा टाइप बताऊंगा। इंटीजर ए, इसके अंदर लेता हूँ माना कि 40। एक लूंगा मैं कैरेक्टर टाइप का डेटा, CH, उसके अंदर मैंने कोई एक कैरेक्टर ले लिया सिंगल कोट के अंदर, जैसे कि %। ठीक है, उसके बाद में फ्लोट, ये हमने बी और इसमें वैल्यू ले ली मैंने 78.6। ठीक है, अब मैं सबको प्रिंट करवाऊंगा, printf। अब आप देखेंगे, अब मैंने आपको कल बताया था कंट्रोल स्ट्रिंग के बारे में। हर एक डेटा टाइप की अलग अलग कंट्रोल स्ट्रिंग होती है। अब जो इंटीजर है तो इसके लिए मैं यूज लूंगा %d। ठीक है, और जो कैरेक्टर है इसके लिए यूज लूंगा %c, और जो फ्लोट है इसके लिए मैं यूज लूंगा %f। ओके, और इसको मैं अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर बार पीछे \n लगा रहा हूँ इन सब के बाद में, कैरेक्टर के बाद में \n। इससे क्या होगा, \n क्या करता है, इसको अलग अलग लाइन के अंदर प्रिंट करेगा। अब मैं सबसे पहले इंटीजर है मेरा, उसके लिए a, फिर कैरेक्टर उसके लिए CH, और जो फ्लोट है उसका नाम रखा था मैंने e। बाय एंड में @ch क्या करेगा, मेरे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जिससे मैं आउटपुट देख पाऊंगा। अब मैं इसको रन करवा कर दिखाता हूँ आपको, प्रोग्राम को रन करवाते हैं कंट्रोल F9 से। अभी देखो सकते हैं इंटीजर वैल्यू थी 40, मेरा कैरेक्टर था %, और जो गार्बेज वैल्यू थी, जो फ्लोटिंग वैल्यू थी वो थी 78.645599। तो फ्लोट के बाद 6 कैरेक्टर तक हमारे वैल्यूज को देता है। ठीक है, 78.645599, मतलब इसने 6 कैरेक्टर तक ले लिया। 99 मतलब उसको राउंड ऑफ करके जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा 000 तो क्या देगा, 1 ले लेगा। ठीक है, क्या करता है, ये हमेशा फ्लोट अपने बाद 6 कैरेक्टर तक 6 दशमलव तक नंबर को लेता है। अगर हमको कम वैल्यू चाहिए इससे भी, तो इसका भी एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, वो बाद में बताऊंगा सारी चीजें। हम चाहे तो फ्लोट के बाद नंबर के बाद 1 अक्षर तक, 2 अक्षर तक, 3 अक्षर तक, कितने भी पॉइंट्स के बाद अक्षर तक नंबर्स को प्रिंट करवा सकता है। अब स्टूडेंट ये तो हो गया 3 कैरेक्टर के बारे में। अब मैंने आपको बताया था साइंड अनसाइंड मॉडिफायर्स के बारे में। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा इंटीजर, अगर मैं इसको कर दूं अनसाइंड, ठीक है, अनसाइंड इंटीजर, इसका मतलब क्या, इसके अंदर माइनस वैल्यू नहीं आएगी। अभी एक बार आप देखो, ये इंटीजर है, इसके अंदर लेता हूं मैं -40। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देख सकते हैं माइनस वैल्यू आ गई इसके अंदर, -40 आ गया। अब मैं आगे लिखता हूँ अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर मतलब इसके अंदर कोई साइन वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कि माइनस वैल्यू नहीं आएगी। और अनसाइंड के लिए इंटीजर लिखते हैं %u। अब आप देखना, मैं प्रिंट करता हूँ क्या होता है, क्या आई 65496, मतलब कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यू आ गई। जो मैंने वैल्यू दी वो वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, मतलब कि ये वैल्यू कैसी हमारी गलत प्रिंट हुई है। तो इस प्रकार से जब भी हम काम करते हैं तो इसके अंदर अनसाइंड इंटीजर कैसे, मैं आपको एक बार सिंगल स्केप बताता हूँ, इसको मैं साफ करता हूँ एक बार, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। ये था मेरा वेरिएबल का नाम, ये ठीक है। अब सिर्फ %u है, अनसाइंड इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं, %u और एक की वैल्यू। अब आप इसको प्रिंट आउट देखो, तो वैल्यू क्या है मेरे पास 65496,
और मैंने वैल्यू क्या दी थी यहाँ पे -40। मतलब कि जब हमने अनसाइंड इंटीजर लिखा तो इसके अंदर कैसी वैल्यू आएगी, ओनली पॉजिटिव वाली। अगर मैं इसको कर दूं पॉजिटिव तो ये वैल्यू सही प्रिंट होगी मेरी 40। अगर इसको करता हूँ मैं माइनस तो मेरी ये कोई भी वैल्यू प्रिंट हो रही जो मेरे काम की नहीं है। मतलब ऐसी वैल्यू जो होती है जो कंप्यूटर अपनी मर्जी से जनरेट करता है इसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, जो यूजर के किसी काम की नहीं होती। अब स्टूडेंट जैसे कि बताया मैंने आपको रेंज के बारे में, इंटीजर की रेंज होती है वो होती है -32,768 से लेकर +32,767 तक। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ 32,767 तो आप देखना आप वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 32,767। अगर मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको मैं 40,000, तो फिर से 40,000 ये थोड़ी साइंड हो गया, ज्यादा करते हैं थोड़ी सी। तो करते हैं हम ये %u लिखा है यहाँ पे %d करके देखो, ठीक है। तो %u तो अनसाइंड होता है, अनसाइंड की वैल्यू अनसाइंड की रेंज होती है 6535 तक। अब देखो आप, अब जो वैल्यू आई ना ये वापस आ गई -25,536 जो हमारे वापस किसी काम की नहीं है। मतलब कि जो वैल्यू मैंने प्रिंट करा वो वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यू प्रिंट होगी, ऐसी वैल्यू होती है गार्बेज वैल्यू। तो स्टूडेंट जब भी हम रेंज से बाहर गए तो हमारा आउटपुट सही नहीं आया, हमारा रिजल्ट सही नहीं आया। तो ये होता है हमारे इसका मॉडिफायर्स का उपयोग। अगर आप वैल्यू अब मुझे 40,000 वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मुझे आगे यूज करना पड़ेगा लॉन्ग इंटीजर, क्योंकि लॉन्ग की रेंज ज्यादा होती है। अब मैं इसको कर दूं लॉन्ग की लिखते हैं हम LD %LD। अब आप देखना अब मैं 40,000 की इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। अब देखो 40,000 भी आ गई। अगर मैं कर दूं 1 लाख, तो मैंने कर दिया 10 लाख कर दिया मैंने, ठीक है। ये कितना हो गया 1 लाख। अब आप देखना 1 लाख भी प्रिंट हो गई। लेकिन मैं यहाँ से अगर लॉन्ग हटा दूंगा और यहाँ कर दूंगा %D तो मेरी कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, वापस आ गई कोई भी गार्बेज वैल्यू। स्टूडेंट जब भी हम किसी मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडिफायर का इस्तेमाल रेंज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे कुछ डेटा टाइप होते हैं। स्टूडेंट ये मैंने आज की वीडियो में आपको कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बताया है। अब कल से हम इन्हीं डेटा टाइप्स और जो हमने अब तक पढ़ा है उसके ऊपर कुछ सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, और जो भी हमने आज तक पढ़ा है उन सभी को हम प्रैक्टिकली देखते रहेंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आता है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हो। तो आप 21 तारीख से सरकार के आदेशानुसार स्कूल आ सकते हो, अगर सरकार जो भी इंफॉर्मेशन देती है उसके अनुसार। उसके बाद आप अपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद स्टूडेंट्स।